प्रेस और मीडिया से जितने भी की फ्रेटर्निटी से जो भी हमारे मेंबर्स हैं लद्दाख में, वो जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम काफ़ी देर के बाद जो है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल रहे हैं। जनरली हमारा ये कोशिश रहती है कि हम रेगुलरली जो है वो पब्लिक के साथ कांटेक्ट में रहें और उनको ब्रीफ करते रहें कि क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं और कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। वो हमारे साथ कारगिल से भी प्रेस और मीडिया से जो हमारे फ्रेटर्निटी है वो जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका भी वेलकम और इस्तकबाल करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि हमारी यूटी जो है लद्दाख की वो 31 अक्टूबर 2019 को ये सेटअप हुई और लगभग अगर आप देखें तो कितने 5 साल के करीब जो है ये यूटी जो है अभी इसकी मतलब उम्र हो चुकी है और बहुत सारा सिस्टम जो है गवर्नेंस का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वो स्टेबलाइज हो चुका है काफ़ी तक। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि हमारे लद्दाख में जितना भी काम होता है वो सारा अब आजकल जो है वो ई ऑफिस पे होता है। तो कोई भी फाइल वर्क नहीं है। जैसे जनरली एक कंप्लेंट रहती है लोगों को कि जो ये फाइल्स होती हैं लोग दबाते हैं, आगे नहीं भेजते हैं, तो वो अब सिस्टम नहीं है। बहुत फास्ट डिस्पोजल है। मतलब किसी ऑफिसर के पास भी कोई फाइल मुझे नहीं लगता कि एक दिन से ज़्यादा रहती होगी। बहुत रेयर केस में वो रहती हो सकती है। और जब ऑफिसर हमारे विज़िट पे होते हैं दिल्ली, चाहे वो ऑफिशियल विज़िट हो चाहे वो उनके अपने प्राइवेट विज़िट होते हैं, जब वो छुट्टी लेते हैं तो वो लगातार काम कर रहे होते हैं। तो कोई प्रैक्टिकली कोई भी छुट्टी पे नहीं होता है। बेशक वो यहाँ नहीं होते हैं फिजिकली, मगर वो जहाँ भी होते हैं, चाहे वो मान लीजिए मेरे कुछ ऑफिसर हमारे गोवा से हैं, कुछ मान लीजिए एक तो तमिलनाडु से हैं, कोई ऑफिसर दिल्ली से हैं, मैं जम्मू से हूँ, कभी कभी जाता हूँ। तो लेकिन काम जो है वो बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है जिस दिन आप यहाँ बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ इस दिन जब आप बैठे होते हैं तो आप बहुत सारे और भी काम करते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम लगता है। लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो ज़्यादा फास्ट डिस्पोजल होता है। तो मीटिंग्स भी होती है तो वीसी से अटेंड करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ई ऑफिस जो है हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है और क्विक डिस्पोजल है फाइल्स का। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ई ऑफिस है हमारा ये और फर्दर आगे तक जाए, इवन तहसील लेवल तक जाए या एक्शन लेवल तक जाए। तो जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रपोजल्स हैं, वो हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन ही आ जाए, ताकि इसका रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा जो हमारा स्टेट डेटा सेंटर था, क्योंकि हम आज तक जो हैं वो जम्मू के स्टेट डेटा सेंटर पे डिपेंड कर रहे थे। तो आपको मालूम है स्टेट डेटा सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है आजकल के टाइम में। तो हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न स्टेट डेटा सेंटर जो है वो कमीशन हो चुका है। तो आप में से भी मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ लोग वहाँ जाके देखें कि कितना हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है वहाँ लगा हुआ है, और हम उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो ई ऑफिस की है चाहे ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशंस हैं, वो हम जो हैं वो अपने ही स्टेट डेटा सेंटर पे होस्ट करें। तो तीसरा जो मेन चीज़ यहाँ पे है कि आप बैंडविड्थ जो हमारी कनेक्टिविटी है और जो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, चाहे वो लोगों को कन्वर्सेशन के लिए चाहिए, कॉल्स के लिए चाहिए, या अपने किसी इंटरनेट पे कोई दूसरा काम करने के लिए चाहिए, उसके लिए जो ये एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 4G कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसको भी हमने लगातार हर महीने में 2 बार फोर्टनाइटली मीटिंग करके उनके जितने भी इश्यूज थे वो हमने सारे सॉर्ट आउट कर लिए। मगर क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड वर्किंग सीजन होता है 6 महीने का, तो उसके कारण ये प्रोजेक्ट जो है दिसंबर 23 में ख़त्म होना था, ये डिले हुआ है। और आज इसका एक फ्रेश रिव्यू HLG साहब ने भी लिया और हमने BSNL को और सारे जितने भी इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है ये USOF में हो रहा है। तो ये जो USOF एक ऐसा फंडिंग होता है जिसमें हम कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, मीन्स कि जहाँ पे तो सब्सक्राइबर की पॉपुलेशन है और वहाँ पे कमर्शियली कोई अगर टावर जो है वो कमर्शियली सक्सेसफुल रह सकता है, तो वहाँ तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर खुद लगाता है, बल्कि वो लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जगह दीजिए, मुझे टावर लगाना है, क्योंकि उससे उसको कमाई होती है।
लेकिन हमारे लद्दाख में क्योंकि पॉपुलेशन हमारी सिर्फ 3 लाख की है, तो हमारे यहाँ पे 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लोग रहते हैं, जो जो अभी हमारे पास जो रहते हैं हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इन सबको जो है जोड़ना इंटरनेट कनेक्टिविटी से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसको कमर्शियल नहीं, इसको हम आप यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन फंड में स्पेशल फंडिंग देते हैं, उससे कमर्शियल का कोई लिंक नहीं होता। वो एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑब्लिगेशन होती है कि जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यह है कि वाइब्रेंट विलेज, जो सबसे जो बॉर्डर पे विलेज है वो सबसे फर्स्ट विलेज होना चाहिए, उसको वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक दूसरे गांव को जो है जो प्लेन्स में या कहीं और बेहतर जगह के ऊपर है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है। और अभी आज हमने को बताया कि जुलाई के महीने में ये पूरा जो हमारे जो 250 के करीब जो हमारे सिविल के टावर्स हैं, वो कुछ आर्मी के और आईटीबीपी के टावर्स हैं, वो सब जो हैं रेडिएट हो जाएंगे जुलाई 15। तो मैंने उनको कहा है कि आप 15-15 दिन का हमें टारगेट दीजिए ताकि हम इसको रिव्यू करें। जब ये लोग आए थे तो पहले लैंड का इशू था, लैंड का इशू डीसीज ने सब लैंड इनको दे दी। उसके बाद फिर इशू आया कुछ वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में टावर लगने थे, वो सारे हमने गवर्नमेंट यहाँ से स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से वो सब क्लियर कर दिए। ये अब पुरानी बात हो गई। उसके बाद इनको इशू था कि जो आपने वहाँ पे किसी जगह पे बिजली नहीं थी तो वहाँ पे आपको बिजली अवेलेबल करानी थी, तो जहाँ जहाँ बिजली थी फिर उनको बिजली का सारा अरेंजमेंट करके दिया। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे सोलर टावर लगा रहे हैं, सोलर फैसिलिटीज़ लगा रहे हैं, उनको वो वाला अरेंजमेंट जो था, जो तारें लेने के लिए जो उनको राइट ऑफ वे चाहिए था वो दिया। तो बहुत सारा काम जो है 1 साल पहले भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो टावर इरेक्शन का काम जो था, क्योंकि यहाँ हमारे लिमिटेड वर्किंग सीजन है तो वो नहीं हो पा रहा था, तो अब वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो जुलाई तक मैं उम्मीद करता हूँ कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हमारी जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो होती है वो और फास्ट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे जैसे PMGAY है, उसकी कवरेज जो है ऑलमोस्ट 99% है, लेकिन कुछ लोग हमारे बाहर रहते हैं इसलिए हमें गोल्डन कार्ड वो जो है नहीं मिल पा रहे, वरना 99% हमारी उसकी कवरेज है। जहाँ तक प्लान का काम है, हमने जब शुरू से आए थे तो हमारा प्लान जो होता था हमेशा 5958 करोड़ का रहा है जब से हमारी यूटी बनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा 5958 पे ही रहा हमारा प्लान, यानी कि 6000 करोड़ में आपको सिंपल लफ्ज़ में बता दूं तो ये हो गया 42 करोड़ लेस देन 6000। सो 6000 करोड़ का हमारा बजट होता था, हाफ ऑफ ये रेवेन्यू और कैपिटल में मान सकते हैं आप रफली। तो ये हमारा चैलेंज रहता था कि हम ये 6000 करोड़ में से जो 32 करोड़ या 35 करोड़ जो हमारे पास कैपिटल होता है वो हम कैसे खर्च कर पाएँ इस हाफ ईयर में। क्योंकि अगर कोई किसी भी बाकी स्टेट में यूटी में अगर आपको अगर 100 करोड़ मिलता है तो उम्मीद ये होती है कि ये 100 करोड़ 12 महीने में खर्च करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हमें 100 करोड़ मिलता है तो हमसे उम्मीद ये होती थी कि आप ये 6 महीने में खर्च करो। तो इसलिए हमारी जो सिस्टम था हमने इसको इम्प्रूव किया, एडवांस टेंडरिंग करके DPR बना के वो सब करके हमारा एक्सपेंडिचर का परसेंटेज हमने ओवर द पीरियड बढ़ाया। पहले साल जैसे मान लीजिए 40% था, फिर अगले साल 2021-22 में हमने ये 64% कर दिया, फिर 23-24 में 70% कर दिया, फिर 23-24 में 22-23 में 70%, 23-24 में 72.99 मतलब 73% कर दिया। इस साल लास्ट ईयर जो भी गुजरा है, जो 31 मार्च को एंड हुआ है, हमने 82% जो है एक्सपेंडिचर किया है, 82% विद रिस्पेक्ट टू 6000 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सिस्टम रहता है कि अगर आप पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे तो अक्टूबर के महीने में उसका रिव्यू लेते हैं, जब रिवाइज बजट जाते हैं उस वक्त वो देखते हैं कि इतना ये खर्च नहीं कर पाएंगे, उतना वो हमें पहले बता देते हैं, इतना पैसा इस बार आपको हम कम कर देंगे ताकि हम ये किसी और काम में किसी और मिनिस्ट्री में लगा दें। तो अगर वो वाला पैसा हमें देखें तो पिछली बार हमें 2500 करोड़ मिला था कैपिटल, उसमें से हमने 2486 करोड़ खर्च किया, तो सिर्फ हम उसमें से 14 करोड़ नहीं खर्च कर पाए लास्ट मोमेंट पे। उसका कोई रीज़न होते हैं, क्योंकि 100% एक्सपेंडिचर करना एक इम्पॉसिबिलिटी होती है। तो लगभग जो उसके अगेंस्ट देखा जाए तो हमारा 99.48 एक्सपेंडिचर है, तो हम एक्सपेंडिचर में काफ़ी कंफर्टेबल हुए हैं। इस बार थोड़ा सा हमें ये हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि कंट्री में हर जगह फिस्कल डेफिसिट हमारे देश का, क्या किसी भी देश में एक फिस्कल डेफिसिट जिसे हम कहते हैं कि कितनी कमाई करते हो कितना खर्चा करते हो, तो गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा यह देखती है कि जितनी कमाई हमारी हो रही है उससे कहीं हम बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि कमाई चवन्नी खर्चा रुपया, उस तरह का सिस्टम जो होता है सस्टेनेबल नहीं होता देश के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, तो फिस्कल डेफिसिट कम करना पड़ता है। तो अक्रॉस द कंट्री हुआ ये, ऐसा नहीं कि लद्दाख के साथ ही कम हुआ, सारी मिनिस्ट्रीज़ का कम हुआ, सब भी सारी यूटीज़ और स्टेट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम किया विद एश्योरेंस। हमें ये एश्योरेंस मिली है क्योंकि पहले उन्होंने हमारा
जैसे हमारा 3,000 करोड़ था, 3,000 करोड़ से उन्होंने हमारा 2100 कर दिया था। फिर जब हमने उनसे कहा कि हम 2100 करोड़ के हमको 2500 करोड़ दीजिए, उन्होंने 2500 करोड़ कर दिया। 400 करोड़ बाद में उन्होंने बढ़ाया था, वही 2500 करोड़ के अगेंस्ट हमने 2486 करोड़ खर्च किया है। तो हमारा एक्सपेंडिचर 2500 करोड़ के करीब पहुंच गया। तो ये एस्टेब्लिश हमने कर दिया कि 2500 करोड़ तक हम 6-7 महीने में खर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जब रिव्यू के लिए आएंगे हमारे पास, जब रिवाइज बजट के लिए अक्टूबर में, तो हम आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पूरी करेंगे। तो इसमें कोई ये बात नहीं होनी चाहिए। जनरल इंप्रेशन ये जाता है कि हमारा बजट कट हो गया जी, अब हमारा डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको एश्योर कराऊंगा कि मैं खुद एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी साहब से मिला था, उन्होंने कहा कि जो आपका जेन्युइन एक्सपेंडिचर होगा, यू टेक इट एश्योर इट विल नॉट अफेक्ट योर डेवलपमेंट। तो मैं जस्ट आपसे ये शेयर करना चाहता था कि इसमें कोई तशवीश की बात नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा एक यूटी बजट है। उसके अलावा मैं माइकल साहब जो रेवेन्यू आर्ट भी देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारा इसके अलावा 500 करोड़ के करीब तो क्रिफ में आता है। तो वो भी एक विंडो है, मतलब 500 करोड़ का रोड्स और बन रही हैं जो क्रिफ में बन रही हैं। उसके अलावा नेशनल हाईवे के ऊपर हमारा हज़ारों करोड़ का जो खर्चा है वो सेपरेटली हो रहा है। तो लद्दाख की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सोर्सेज से खर्चा हो रहा है। अभी मेरे साथ राइट साइड पे मेरे पावर सेक्रेटरी बैठे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ये फियांग से लेकर नुब्रा तक जो हमारी लाइन चल रही है, वो लगभग कोई 700-800 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। अभी उसका रिवीजन अभी कंसिडरेशन में है। तो समझ लीजिए कि 600-700 करोड़ 700 करोड़ यहाँ खर्च हो रहा है। 100 करोड़ हमने अपनी तरफ से दिया था इसके लैंड डाइवर्शन के लिए। तो 700-800 करोड़ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उसके अलावा हमारा जो द्रास से जानकर रोड 220 kV लाइन बन रही है, उसके ऊपर हमारा लगभग 1450 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसका भी रिवीजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हज़ारों करोड़ में हैं, सैकड़ों करोड़ के हैं, वो भी इस यूटी बजट के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है। तो लद्दाख इसके अलावा हमारी बहुत सारी और रोडें जो बीआरओ कर रही है। अभी अगले 3-4 दिन में देखेंगे, 21 तारीख को मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वो हमारे जो नए ब्रिजेस बने हैं और नई रोड्स बनी हैं जो बीआरओ ने बनाई है, जो हमारे बजट में भी नहीं है, एनएचआई के बजट में नहीं है, क्रिफ में नहीं है, मगर वो डिफेंस के बजट से आ रही है। तो बहुत तरीके से यहाँ जो है डेवलपमेंट के काम जो है वो चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो खर्चा हो वो जेन्युइन होना चाहिए। बेसिकली हमारा सबसे बड़ा अपील मेरी यही हमेशा, हम ये कहते हैं कि हम पैसा खर्च कर तो रहे हैं, लेकिन इसका जो यूज़ है ग्राउंड के ऊपर वो ठीक होना चाहिए। मतलब वो लोगों को लगना चाहिए कि ये पैसा हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो खैर ये कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कोई गली बन रही है, कोई नाली बन रही है, तो ऐसी नाली ना बन जाए जो आगे सड़क पे खुल रही है, मतलब उस तरह का नहीं होना चाहिए। अभी मैं कल एक चीज़ देख रहा था कि एक हमारी बनी बनाई दीवार है, मतलब कंक्रीट की ब्लॉक की बनी हुई दीवार है, वो सीमेंट से बनाई हुई है, वो उसको गिरा के नई दीवार बनानी है। मैंने कहा भाई इसका क्या लॉजिक है? बनी बनाई दीवार है, खड़ी थी, कुछ इसमें कोई आपने क्यों गिराई, फिर दोबारा क्यों बनाने का प्लान बना रहे हैं? इस तरह का वेस्टफुल जो है उसके ऊपर बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह का एक्सपेंडिचर ना हो जो वेस्टफुल हो। जो भी पैसा हमारे पास है उसका सिंगल पेनी के लिए हम जिम्मेवार हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो टनल्स का काम चल रहा है, शिनकुनला का टनल जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। ये पिछले मई से ही ये काम जो है वहाँ पे शुरू हो रहा था। तो शिनकुनला टनल जब बन जाएगा, हमारी नीमो पदम दर्चा रोड आलमी कनेक्शन हो चुकी है। ये भी इस साल तक जो है आपको डायरेक्ट कनेक्शन जो है हिमाचल से थ्रू शिनकुनला जो है हम लेता आएंगे, और बहुत हमारा कम से कम मेरे ख्याल में 50-60 किलोमीटर का हमें एडवांटेज होगा। और वो रोड जो उतनी बंद नहीं होती, क्योंकि ये जो बारालाचला वाली रोड जो है मई में खुलती है, तो शिनकुनला वाली जब टनल बन जाएगा तो ये सारा ईयर जो है चलती रहेगी। तो इस तरह के जो NHIDCL का जो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था नेशनल हाईवे 301, वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। मतलब आज आप जाएंगे जानसकर तो देखेंगे आपकी जो पेंजिला होता था वो कितनी चौड़ी सड़क बन गई है, जैसे नेशनल हाईवे बन गया है, वो पूरा नेशनल हाईवे ही है वो। तो वो उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि 4G, इस तरह की चीज़ें, और भारत नेट अमेंडेड आ रहा है हमारे लिए। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि पहला भारत नेट जो हमारा था वो सैटेलाइट बेस्ड था। तो हमारे पंचायत घरों में जो भी हमने लगाए थे वो चलते नहीं थे, बिकॉज सैटेलाइट से इतनी उसमें बैंडविड्थ नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। सब लोगों को अपने अगर कार्ड भी बनाना था वो यहाँ आते थे। तो अब अमेंडेड भारत नेट के तहत हमारा लद्दाख उन्होंने लिया है। तो ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर हमारी जो कनेक्टिविटी होगी वो फाइबर के थ्रू जो है वो उसको जो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हम कुछ कनेक्टिविटी जानसकर इलाके में हायर भी कर रहे हैं किसी प्राइवेट ऑप्टिकल फाइबर से, वो भी हमारा प्रपोजल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर इतना काम हो रहा है।
मेडिकल कॉलेज नहीं था हमारे यहाँ, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेडिकल कॉलेज जो है वो सेंक्शन हो गया था 2019 में, मगर ना पोस्ट सेंक्शन हुई थी उसकी, ना उसका कंस्ट्रक्शन सेंक्शन हुई थी, तो उसकी पोस्टें सेंक्शन हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद उसके जो ये बिल्डिंग्स बनानी है, जो हमने कैंपस बनाना है मेडिकल कॉलेज का और नया हॉस्पिटल बनाना है, तो वो जो है उसका प्रोजेक्ट 700 करोड़ का, मुझे अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो भी अप्रूव जो है वो दिल्ली में फाइनल स्टेज के ऊपर है, वो भी कुछ दिन के अंदर हमारा वो भी हो जाएगा। तो हमारे एक मेडिकल कॉलेज की जो उम्मीद है हमारी, वो भी पूरी हो जाएगी। हम अपना जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है हमारा वो प्रपोजल गया हुआ है, और एक डिग्री कॉलेज हम कारगिल के लिए चाहते हैं एडिशनल सांगपू इलाके में, उसके पीछे भी हम काफ़ी ज़ोर से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारा जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। तो एक हिसाब से हर तरीके से टूरिज़्म, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, टूरिज़्म डेवलपमेंट हो, उन सब के ऊपर काफ़ी जो है अभी एप्रिकॉट ब्लॉसम्स का सीज़न शुरू हो जाएगा। हमने इतनी सारी न्यू होम स्टे स्कीम लाई जो इतनी अट्रैक्टिव है, जिसके बारे में अगर आप अलग से भी कभी टूरिज़्म के सेक्रेटरी साहब से एक कॉन्फ्रेंस लें कि किस तरह हम एक होम स्टे को प्रमोट करने के लिए उनको हम 2 लाख के करीब का सामान देते हैं कि भाई सब, जैसे वॉशिंग मशीन, हीटर, जो जिसको हम कहते हैं 200 लीटर कैपेसिटी का सोलर हीटर देते हैं ताकि सर्दियों में भी वो चले। उसके बजाफ्ता उसको सारा फर्निशिंग का सामान देते हैं, उसको जो यूटेंसिल्स और चीज़ें, जो कटलरी, वो सब देते हैं ताकि वो उसका जो कमरा जो है, जिसको होम स्टे में जो आए वहाँ पे वो अच्छी तरह से रहे। इसके अलावा हमने कहा था कि इसमें फ्लश टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ड्राई टॉयलेट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं यहाँ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्मेल नहीं होती, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो स्टेराइल ही होता है ऑलमोस्ट। उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं हर यूज़ के बाद, तो स्टेराइल रहता है। 4-5 साल के बाद या 3-4 साल के बाद वो एक अच्छे फर्टिलाइजर के रूप में अभी आता है, तो हम उसको डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ट्रेडिशनली यहाँ चल रही है। लेकिन कुछ हमारे जो यात्री जो गर्मियों में यहाँ आते हैं, जो मेन कंट्री से आते हैं, जो प्लेन से आते हैं, उनको थोड़ा सा फ्लश टॉयलेट का ज़रूरत होती है, वो ड्राई में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए हमने कम से कम 2.5 लाख का प्रोविज़न रखा है कि कोई आदमी जो है वो अगर ये बनाएगा, तो हमने एक टेक्नोलॉजी उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2 बनाए भी हैं। पहले हमने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई थी हमारी कि क्या सर्दियों में चलेगा, तो विक्रम आपको बताएंगे कि वो भी सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। तो वो मॉडल अब सक्सेसफुल हो चुका है। उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, हो सकता है हम कॉस्ट को रिवाइज भी करें। हमारा कहना ये है कि रूरल टूरिज्म बढ़ना चाहिए। शहर के अंदर तो टूरिज्म है ही है, लेकिन रूरल टूरिज्म बने ताकि हर आदमी जो है हमारे बॉर्डर को देखे। बॉर्डर टूरिज्म खुल रहा है आज की डेट में, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जगह नहीं है जो डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए बैन हो। पहले यहाँ परमिट हुआ करता था, इनर लाइन परमिट, वो बहुत देर से ख़त्म कर चुके, 2 साल हो गए इसको ख़त्म कर दिया गया। आज हमें एक थोड़ी सी दिक्कत और आ रही है कि जो फॉरेनर होते हैं, जो फॉरेनर की रजिस्ट्रेशन का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, वो भी हम सॉर्ट आउट करवाने जा रहे हैं। वो ये है कि पहले क्या होता था कि अगर फॉरेनर आता था यहाँ पे, तो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करानी होती थी। जब वो एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करता था, उसको फिर जाके जहाँ होटल में जहाँ वो जाता था रहता था, तो नेचुरली ये ग्रुप्स में आते हैं लोग, तो जो यहाँ का जो टूर ऑपरेटर होगा उसके साथ कॉन्टैक्ट में होते थे। जब वहाँ वो चला जाएगा तो फिर उसको टूर ऑपरेटर को दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी जब वो होटल के अंदर दाखिल होता था। अब कुछ सिस्टम ऐसा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन जो होनी है, एक तो उसको एयरपोर्ट पे होनी है, फिर उसको डीसी के दफ्तर में जाना है। मतलब अब वो फैसिलिटी नहीं रही कि वो होटल में जाके किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू या उसके थ्रू करवाए। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन जैसी आ गई है। वो हम अभी मैटर टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसको थोड़ा सा लिबरल किया जाए, क्योंकि अगर हम टूरिस्ट ज़्यादा, एक आदमी को अगर 1 घंटा लगेगा तो दिन में तो इसका मतलब 5 बंदों को ही दे पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाला सिस्टम में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने टूरिज़्म को भी खोल रखा है। तो बहुत सारा टूरिज़्म जो आ रहा है, पिछले दिनों कुछ ड्रॉप हुआ, तो इस बार HLD साहब ने शुरू में ही एक मीटिंग 13 को कर ली, जिसमें सारे लोगों को बुलाया कि भाई ये कैसे सस्टेन करें इसको, कैसे ये कम हो गया, ये होना नहीं चाहिए कम, क्योंकि हमारी सारी रोजी रोटी उससे लगी हुई है। तो उसको भी हम जो कोशिश कर रहे हैं। अब फिर मैंने मीटिंग ली उसके बाद एक, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के लोग भी यहाँ आएँ, देखें, हमारे लोग बाहर जाएँ, ताकि यहाँ टूरिज़्म बढ़े। और यहाँ जो टूरिज़्म की पॉलिसीज़ हैं, जो आज तक कोई माउंटेनियरिंग की पॉलिसी नहीं थी, आज तक कोई ये जो क्या कहते हैं रैपलिंग हमारे यहाँ बच्चे कराते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कराते हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स कराते हैं, मगर किसी में कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये नॉर्म्स होने चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये मिनिमम चीज़, ताकि लोग सेफली कर सकें। वो सारी हमने जो पॉलिसीज़ जो हैं वो लोगों के साथ मिल के वो नोटिफाई करके, ऑब्जेक्शंस लेके हमने वो पॉलिसीज़ जो हैं वो नोटिफाई की। तो बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसलिए एक और बात जो मैं दोबारा कहूँगा आपको कि पहले जब शुरू में, आज से 2 साल पहले आप भी जानते होंगे कि नौजवानों में बड़ा था कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो वो काफ़ी उसका मसला हल हो चुका है। लगभग 3200 के करीब बच्चे जो हैं वो लग चुके हैं। मैं आपको एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव में डालूंगा।
हो सकता है कि आप इसको रिसर्च करके जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा और रिफाइन कर लें या उसमें थोड़ा सा एडिशन कर लें या उसको थोड़ा बना लें, मगर सीधी सीधी बात बताऊं कि कंट्री में जो सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की हम बात नहीं करते क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कम हो सकती है, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो सकती है, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का कंपाउंड ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पब्लिक लोगों की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट नौकरियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो ऐसे तो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ 27 करोड़ पॉपुलेशन और 27 लाख एम्प्लॉई है। तो मतलब 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे 1000 एम्प्लॉई आता है, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 3 लाख। तो अगर वो यूपी जो सबसे हाईएस्ट है अगर उसको माना जाए तो हमारे कितने एम्प्लॉई होने चाहिए? 3000। लेकिन हमारे यहाँ पे एम्प्लॉई आज की डेट में 15,500 तो जो अपोर्शन हो गया है, जो यहाँ काम करते थे वो हो गया, 15,000 तो 15,500 वो हो गए। उसके अलावा 3,000 हमने 3200 और कर दिए, तो कितने हो गए? 18,000। और अभी भी हम 3-4 हज़ार और एम्प्लॉयमेंट जो है नॉन गस्टेड में, गस्टेड की बात में बाद में करूँगा। तो इसका कहना मतलब ये है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो हमें चाहे वो दूर दराज इलाका होगा हमें वहाँ डिस्पेंसरी बनानी ही पड़ती है, चाहे वहाँ पे मरीज़ उतने हो ना हो। इसलिए दूर दराज इलाका है, 4 घर भी होंगे तो स्कूल बनाना ही पड़ता है क्योंकि वो बच्चे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के नहीं जा सकते हैं कहीं, क्योंकि नॉर्म भी है कि स्कूल जो है इट शुड बी विदिन 1 किलोमीटर और विदिन सम देयर इज ए गाइडलाइन। तो इसलिए हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी ही होनी है बाकी जो जगह है उनके मुकाबले में। हालांकि स्टिल फिर भी हमारे यहाँ पे अच्छी बात यह है कि प्यूपिल टीचर रेशियो जो है, यानी कि एक टीचर कितने बच्चों के लिए, तो रफली 5 बच्चों के लिए एक टीचर है, 5 या 6 बच्चों के लिए एक टीचर है, तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। अब बस अल्टीमेटली फिर हमारा वही आ जाता है कि अब जो 6 बच्चों के लिए एक टीचर रखा हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उसका पूरा फ़ायदा होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे एम्प्लॉई भी इतने सारे ज़्यादा हैं, तो हमारे भी ये कोशिश रहती है कि अभी एम्प्लॉय इतने हैं, बना लिए हमने इतने, तो वो फिर वो लोगों की सेवा भी तो करें, लोगों को पब्लिक सर्विस, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये है जनरल मेरा पॉइंट। तो दूसरा मैं आपको जस्ट कुछ बिग टिकट प्रोजेक्ट है, उसके बाद आई विल जस्ट आस्क यू टू बेसिकली देन रेज सम और आस्क सम क्वेश्चंस। जोजिला टनल के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जोजिला टनल जो है इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये बेसिकली NHIDCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, MORTH का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में आता है, यानी कि आधा ये JNK में आता है और आधा ये हमारे पास आता है, यानी कि ईस्टर्न पोर्टल हमारे में आता है, तो सबको पता है। अब ये 13 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है इसमें से मतलब 5.5 किलोमीटर उधर से हो चुका है, 5.5 किलोमीटर, और लगभग 5.5 किलोमीटर की हेडिंग जो है वो यहाँ से हो चुकी है। समझ लीजिए अब 2 किलोमीटर ही बीच में बचा हुआ, जब ये आपस में ब्रेक थ्रू करेंगे, मतलब कि आपस में मिलेंगे। तो ब्रेक थ्रू का जो टारगेट था, इन्होंने तो कहा था कि ब्रेक थ्रू अच्छी तरह से हो जाएगी तो कुछ गाड़ियाँ जो है हम 2026 में निकालेंगे। लेकिन जब टनल को सिर्फ निकालना ही नहीं होता है, उसके बाद उसके ऊपर बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके हीटिंग, उसका वेंटिलेशन सिस्टम, उसका बड़ा और सिस्टम्स होते हैं। वो कह रहे थे कि 27 तक हो जाएगा। तो फिर जब ये मेरे सबसे खुशी की बात ये है कि इतना ज़्यादा काम हो चुका है और कोई जियोलॉजिकल सरप्राइज या कोई ऐसा चीज़ आई नहीं है, इनके काम रुका नहीं है। तो हमारी भी पूरी कोशिश है कि ये 64% कहते हैं कंप्लीटेड है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि जोजिला जब बन जाएगा तो लद्दाख की पूरी इकोनॉमी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो जाएगा। शिनकुला के जैसे मैंने बताया कि ये 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें जो काम जो है लगभग अभी अभी शुरू हुआ है, तो लगभग इसका काम भी जो है वो सेटिस्फैक्टरली चल रहा है और इसका इन्होंने एस्टिमेटेड डेट दिया है कि 3-4 साल में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम लद्दाख में क्या इशू है कि लद्दाख में जोजिला जब हो जाएगा तो चलो जोजिला वाली हमें एक्सेस पे हमें कोई इतना इशू नहीं रहेगा। इशू हमें अब हम जब शिनकुला बन जाएगा तो फिर हमारा हिमाचल साइड भी ओपन हो जाएगी, ये भी 12 महीने में चलती रहेगी। अब बारालाचला वाली जो मेन रोड है हमारी लेह मनाली एक्सेस, उसके ऊपर कुछ टनल्स की ज़रूरत है, जैसे बारालाचला पे ज़रूरत है, तांगलंगला जो यहाँ से शुरू करो, तांगलंगला अभी भी वहाँ पे आज बंद है। आज मैंने वो देखा, डेली मॉनिटर करते हैं तो अभी भी वहाँ पे 18 फुट बर्फ़ है। क्या इमेजिन कर सकते हो 18 फुट। अभी मुझे BRO का जो चीफ इंजीनियर मुझे रिपोर्ट दे रहा था कि वहाँ हमारी मशीनें लगी हैं, सर देखिए 18 फुट इस तरफ है, 18 फुट इस तरफ है, उसके बीच में से हमारी मशीन जा रही है। तो तंगलंगला में ही अगर 18,000 फुट है तो बारालाचला में तो और भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला एक्सेस जो है ये बहुत वल्नरेबल है स्नोफॉल के कारण, इसलिए शिनकुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक तो हमारा तंगलंगा का प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है कि वहाँ टनल बने। आगे हमारा लाचुलुंगला है, वहाँ पे भी टनल बनने का प्रोजेक्ट है। फिर बारालाचला पे प्रोजेक्ट है। यहाँ लद्दाख के अंदर
हमारा अभी हमारी स्टडी चल रही है जो राइट से हम करवा रहे हैं कि खारदुंगला की प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद हमने कहा था कि चांगला जो है वो सर्दियों में रिस्की हो जाता है, तो वो एक तो वहाँ जो लैंडस्लाइड चलती है, लूज एरिया है, रिस्की हो जाता है, तो उसके साथ केला है वो ज़्यादा सेफ है। तो केला का प्रोजेक्ट जो है वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। होम सेक्रेटरी साहब की इंटरवेंशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन से MORTH ने एग्री कर लिया है कि हम इसको एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग, उनका एक हेड होता है, उसमें फंडिंग करेंगे। रोड्स का अप्रूवल हो चुका है, यानी कि उसके टनल के लेह वाली साइड के जो पोर्टल है वहाँ तक जो सड़क बननी है वो अप्रूव हो चुकी है। जो दुर्बुक साइड से या टांगसी साइड से जो सड़क आनी है उस टनल तक आनी है, वो वाला प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है रोड्स का। अब सिर्फ जो टनल का बीच वाला पोर्शन है वो भी MORTH ने एग्री कर लिया है कि वो उसको स्ट्रेटेजी फंडिंग में करेंगे। तो जब हमारा ये केला बन जाएगा तो हमारा पेंगोंग और ये सारा इलाका जो है ये सारा साल जो है इंटरनली खुला रहेगा। खारदुंगला में फ्यूचर में यहाँ पे भी टनल बनने का जो है वो प्लान हमारा है। तो काफ़ी ज़्यादा हम टनल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि टनल हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीमो पदम दर्चा की बात मैंने की। बटाली खलसी रोड एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बटाली खलसी रोड अब जब आप लोग जाते हैं तो ये मोस्टली राइट साइड ऑफ द इंडस, राइट बैंक ऑफ इंडस के ऊपर ये रोड चलती है, और कई जगह तो इतनी नैरो है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने दोमखर तक जो है हमने अपने प्लान से किया, वो तो वाइडन हो चुकी है। आगे हम इसको या क्रिफ में या MORTH के प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारी जो एक रोड्स हैं, इस तरह ये जो नीचे आप जाते होंगे जब आप खारदुंगला भी जा रहे हैं तो ये तो वाइडन हो रही है, तो आपने देखी। इसके नीचे जब आप जा रहे हैं नीचे खलसर तक, वहाँ पे भी वाइडनिंग चल रही है, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद जब हम इधर जाते हैं इस तरफ पेंगोंग की तरफ, उसकी भी वाइडनिंग चल रही है। तो मतलब इस रोड को भी हम बहुत ज़्यादा वाइड करके बहुत अच्छा टूरिज्म के लिए भी और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड बन जाएगी। दूसरा, हम इसको जो इंडस वैली को हम तुर्तुक से डायरेक्टली ज्वाइन करने का हमारा एक वो प्रोजेक्ट है जो डिफेंस वालों ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी, उसके ऊपर भी हमने क्रिफ में डाला हुआ इसको, और वो प्रोजेक्ट भी जब हो जाएगा तो आपका जो डिप्लॉयमेंट होगा, चाहे वो डिफेंस की नीड है वो, और कनेक्टिविटी जो होगी वो फास्ट हो जाएगी हमारी उस तरफ से। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये अगर बोलूँगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। आनले डार्क स्काई रिजर्व बहुत ज़्यादा हिट हो चुका है, बहुत हिट हो गया है। इसका जो फुटफॉल है इतना बढ़ गया है कि 2023 में 12,465 लोग आए थे, अब 26,000 आए 24 में। इस साल फिगर और भी ज़्यादा जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में और भी ज़्यादा हो जाए। तो सोच लीजिए, जब 2023 में हमने ये शुरू ही किया था, क्योंकि 21 में हमने अनाउंस किया था, तब से लेकर 12,023 में और 26,000 डबल हो गया। अब वहाँ पे भी हम एक प्लान तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि कैसे जो है वो जो एरिया आनले का इलाका है, बिकॉज वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कैसे साइंटिफिकली जो है उसको हम डेवलप कर पाएँ ताकि वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना हो। वहाँ से हमारी रोड बन रही है एक जो हिमाचल से चुमूर साइड से, उसके ऊपर भी उसका भी अप्रूवल आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट के काम लद्दाख में बहुत तेज़ी से हुए हैं, और हमारी कोशिश ये है कि सारा पैसा जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पूरे तरीके से लगे और कहीं उसका कोई छोटा मोटा भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं हमेशा हर सिटीज़न को कहता हूँ कि हर सिटीज़न का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप ऐसा कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता देखें तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर करें, ताकि हम टाइम पे अपना पैसा जो है उसको बचा के किसी और अच्छी जगह है। गस्टेड ऑफिसर का सबसे बड़ा इशू है जो आप ज़रूर आप पूछोगे। इसकी रिक्रूटमेंट 5 साल से नहीं हुई है। जितने भी डॉक्टर बच्चे हमारे MBBS करके आए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, या जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, MSc की है जिन लोगों ने, कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको ना लेक्चरर की पोस्ट नहीं भर पा रहे हैं हम। तो उसका जो सबसे बड़ा इशू ये था कि रिक्रूटमेंट रूल का। तो रिक्रूटमेंट रूल हमारे अगर 133 पोस्ट टाइप की पोस्ट है तो 93 के हमने अप्रूव कर दिए। 34 जो है दिल्ली में अभी UPSC के पास हैं, 6 अभी जो है वो भी इस प्रोसेस में हैं। तो मान लीजिए ये भी हमने काम 80% कर लिया हुआ है। तो इसमें एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो उसको मैं भी नहीं बताऊंगा आपके यहाँ पे। तो जैसे हमारा, क्योंकि हमने UPSC को कहा कि भाई हमारे यहाँ गस्टेड पोस्ट भी जो फिल होनी चाहिए उसमें रेजिडेंसी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो UPSC कहती है तो हम तो सारे नेशन के लिए करते हैं रिक्रूटमेंट, तो हमारे यहाँ तो हमारे रूल में तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप फलाने इस पोस्ट के लिए फलाने इलाके का बंदा होना चाहिए जो एलिजिबल होना चाहिए। तो फिर हमने उनको 2 साल में ये कन्विंस किया कि भाई लद्दाख इज़ ए डिफरेंट प्लेस, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लद्दाख UT की रिक्रूटमेंट की। तो हो सकता था कि आप नहीं होता, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती या कोई और होती, तो उसको भी तो हमने अपने लोगों के लिए ही ये पोस्टें रखी हैं, क्योंकि हमारे लद्दाख की पोस्टें हैं। तो उन्होंने एग्री किया कि हम रेजिडेंसी क्राइटेरिया मान देते। तो हमारे हर रिक्रूटमेंट रूल के अंदर, गस्टेड के अंदर भी रेजिडेंसी क्राइटेरिया वो है, दैट इज इन द पैरा 4 ऑफ एवरी रिक्रूटमेंट रूल। जब आप देखते हो, क्योंकि हमारे सारे रिक्रूटमेंट रूल जो है लद्दाख गैजेट पे हैं,
आप लद्दाख गैजेट से डाउनलोड कर सकते हो ये सारे 93 जो मैं कह रहा हूँ, उसमें से कुछ शायद अभी अपलोड होने वाले हो रहे होंगे, तो वो सारे देखो तो उसमें सेक्शन जो भी आप आइटम 4 या पैरा 4 या सेक्शन 4 जो भी समझ लो रूल 4, उसमें लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए रेजिडेंसी क्राइटेरिया विच विल हैव टू बी फुलफिल्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। अब वो रेजिडेंसी क्राइटेरिया क्या होगा वो उन्होंने हमारे पे छोड़ा हुआ है, तो चलो वो भी हो जाएगा, वो एक अलग एक चैप्टर है। तो जैसे ही वो होता है तो हमारी रिक्रूटमेंट जो है एकदम खुल जाएगी और हम लोगों को रिक्रूट करने जाएंगे। मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन बाद में आपको देना चाहूँगा कि पिछले दिनों अखबार में या मीडिया पे मेरे को बताया गया, मेरे को नोटिस में आया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सिस्टम होता है कि शाम को चाहे मैं मीडिया देखूँ या ना देखूँ, शाम को एक रिपोर्ट जनरेट होती है हमारे यहाँ, वो जनरली HLG साहब को भी जाती है, मुझे भी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाती है। तो मैंने एक दो जगह नोटिस किया, मैंने कहा मैं उसको ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि उसमें क्या सिचुएशन, क्या मतलब फैक्ट्स क्या हैं। एक न्यूज़ ये इसमें ये उन्होंने कहा जी कि वो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फैक्ट क्या है, बाकी आप उसके ऊपर आप क्या उसका जो आप उसको हाउ डू यू टेक इट दैट इज़ अप टू यू, मगर मैं आपको एक बात बताऊँगा ये फैक्ट क्या है। तो ये फैक्ट ये है कि एक वाटर बॉडी जो है ना वो राजनिवास में हमने बनाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ जैसे वाटर बॉडी, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है एक स्विमिंग पूल में और एक वाटर बॉडी में। जैसे अगर आप गुपुक लेक है, आपकी गुपुक पॉन्ड है, उसको आप स्विमिंग पूल तो नहीं कहेंगे ना, दैट इज़ ए वाटर बॉडी। इसी तरह अगर आप कोई बड़ा सा, जैसे हमने सबू में एक ऊपर बनाया हुआ है, अगर कुछ लोग गए होंगे सबू में, हमने एक बहुत बड़ा एक आर्टिफिशियल लेक टाइप बनाई है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडी। यू कांट से कि वो स्विमिंग पूल है ना। तो इसलिए हमने वहाँ पे HLG साहब का हमेशा से ये रहा है कि लद्दाख में आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मत करो, जो सरफेस वाटर है, क्योंकि ये जो पानी हमारा ग्राउंड वाटर, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी रिपोर्ट आई थी कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, ट्यूबवेल इतने लग रहे हैं कि ये हमारा इवन जो परमानेंट एक्वेफर था वो डेंजर पे चला गया था। जब ये रिपोर्ट आई, NGT के पास ये रिपोर्ट चली गई, कुछ ने तो इतना भी कहा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो चुका है, उसमें कुछ टॉक्सिन चले गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट आई। NGT को भी हमने इसकी रिपोर्ट टेस्ट कराई कि भाई वाकई क्या लोगों को हम कोई जहरीला पानी तो नहीं पिला रहे हैं, लेकिन बाद में वो उतना फैक्चुअल नहीं निकला, वो सिर्फ एक अप्रीहेंशन थी, वो फैक्ट नहीं था। लेकिन फिर भी चाहे वो फैक्ट था या नहीं था, एक्सट्रैक्शन अगर आप करोगे तो जो एक सोर्स करोड़ों साल से ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको आज ही एक्सप्लॉइट करोगे तो फ्यूचर जनरेशन, तो फिर मान लो भगवान ना करे, मतलब अगर आपको इंडस से पानी लिफ्ट करना तो उसमें पैसा लगता है ना, तो इसलिए वो हमने बंद कर दिया। तो आज की डेट में लेह के अंदर और इसके 9 गाँव 9 विलेजेस अराउंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि आप नहीं कर सकते जब तक डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि स्वरा एक्ट है हमारे पास, तो स्वरा एक्ट में कोई भी आदमी जाके डिगिंग नहीं कर सकता। तो जितनी भी ड्रिलिंग मशीन है वो सारी रजिस्टर्ड है, वो सबको बताया गया है कि आप कोई ड्रिलिंग नहीं करोगे क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। जब ग्राउंड वाटर नहीं एक्सट्रैक्शन करना है तो फिर क्या करना है, सरफेस वाटर का जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी आता है, अगर उसको नहीं पकड़ेंगे आप तो इंडस में चला जाएगा। तो इसीलिए वो कोशिश हमारी आती है कि जितना हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, जितनी वाटर बॉडीज़ बने, वो उतना पानी हम स्टोर कर लें। मान लीजिए मेरे ही घर के आगे मेरे छोटा सा आंगन है, उसमें 15-20 पेड़ हैं, उनको पानी की ज़रूरत है। यहाँ तो अगर आप पेड़ को पानी नहीं लगाओगे पेड़ सूख जाता है, कोई भी पेड़ लगा लो आप, अगर पानी नहीं लगाओगे इसको 1 महीना भी नहीं दोगे सूख जाएगा। तो उसके लिए वाटर बॉडी होनी चाहिए। अगर मेरे घर में वाटर बॉडी है तो मैं वहाँ से पंप करके तो पानी दे सकता हूँ। तो मेरे घर का ही एरिया मान लीजिए 2 कनाल, मेरा जो लॉन है वो मान लो जो 10 मरले में है या आधे कनाल में होगा, तो बड़े घर का बड़ा होता है। मतलब राजनिवास तो हमारे यहाँ है नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग वी डोंट हैव ए राजनिवास ना। आपने तो राजनिवास देखे होंगे, जो बाकी राजनिवास आप जाते हैं। मेरे ही अफसर ये कहने लगा हम एक राजनिवास गया, नहीं कहाँ का, कहता सर वो तो मीलों में है। मेरा अफसर एक गया राजनिवास में, कहता सर उसको तो पता ही नहीं लगता था कहाँ कितना दूर है, वो कितना बड़ा है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना। तो टेक्निकली हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले क्या था कि हम राजनिवास और सेक्रेटेरिएट वो हम एक अलग जगह पे बनाएंगे। तो वो पहले आपको भी मालूम होगा कि रणबीर सिंहपुरा में हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब हमारे HLG साहब आए तो कहते हैं बताओ मुझे वो जगह जहाँ पे आप ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसका भी एस्टिमेट कोई 7-8 हज़ार करोड़ के करीब था, कम कर कर करके 3,000 करोड़ था। हो सकता है फ्यूचर में फिर वो 9,000 ही बन जाता बाद में। जब हम गए वो जगह देखी हमने, वहाँ लैंड का कुछ इशू जैसा हो गया, फिर हमने वो जगह छोड़ दी।
फिर हम दूसरी जगह चले गए, ये लिकिर साइड पे, वहाँ भी जब जगह देखी वो भी कहने लगे यहाँ भी लैंड का इशू है। फिर वो जब लैंड के इश्यूज, तो यहाँ पे नेचुरली आपको मालूम है यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। तो उन्होंने कहा छोड़ दो अब इस बात को, लेट अस लिव इन द लिमिटेड स्पेस। तो हमारे यहाँ कुछ अफसर तो एक ही कमरे में रहते हैं, मैं भी एक हायर किए हुए कमरे में, 2 कमरे में के उसमें प्राइवेट घर में रहता था जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, एडवाइजर भी था। फिर बाद में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, जो मेरा पहला एक सेक्रेटरी होते थे उनके क्वार्टर में शिफ्ट हुआ, जो भी बेसिकली ये गेस्ट हाउस था पुराना। तो उन्होंने कहा नहीं इस पर मत खर्चो पैसा, लेट अस लिव विद द एग्जिस्टिंग। तो वो जो पुराना एडवाइजर का घर था वहाँ चले गए। अब नेचुरली जब आप HLG हैं, राजभवन है, तो आपके पास यूनियन मिनिस्टर भी आते हैं, आपके पास प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ आई, तो उनके हिसाब से हमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बनाना पड़ता है। अब गेट के ऊपर है तो गेट की पूरी जो पुलिस वालों का नॉर्म है कि ये आदमी जो है ये इस कैटेगरी में इसकी सिक्योरिटी है, वो ज़बरदस्ती कहेंगे आपको ये बनाना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कोई अगर आदमी Z+ सिक्योरिटी में है और वो कहे जी मुझे बहुत दिक्कत होती है इन सिक्योरिटी वालों से, मुझे नहीं चाहिए ये सिक्योरिटी वाले, वो कहेंगे आपको चाहिए नहीं चाहिए, हमारी नौकरी का मसला भी, आपको तो रखने पड़ेंगे, आपको तो इनके लिए कमरा भी बनाना पड़ेगा, आपको इनके लिए गेट भी बनाना पड़ेगा, आपको अंदर फैसिलिटीज़ भी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर एक आदमी उस कैटेगरी में है तो उसको कुछ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना। तो वो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी जगह क्रिएट किया जो 10-15 करोड़ में या वो बन गया। आज वहाँ आप उसको नाम दे सकते हैं बाहर कि ये राजनिवास है, हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास भी कोई राजनिवास है। अब उसमें अंदर एक वाटर बॉडी बनी है जो बेसिकली उस इलाके के जो अंदर पेड़ लगाने की कोशिश की है, वहाँ पे बहुत सारे हमने पेड़ लगाने की कोशिश की है, पॉपुलर, वो एप्रिकॉट, तो उसको पानी चाहिए, तो वाटर बॉडी तो चाहिए हमें, अदरवाइज पानी कहाँ से लाते हैं। और उस वाटर बॉडी को भरने का भी क्या था, हमने ये देखा था कि पीछे से एक पानी आता है जो किसी लोगों ने डाइवर्ट किया हुआ, जो मेन कैनाल पुरानी इरिगेशन थी वो वहाँ ऐसे बहता था, मतलब वेस्ट होता था। उन्होंने कहा ये पानी वेस्ट होता है तो वाई नॉट वी कलेक्ट इट इन ए वाटर बॉडी। तो प्रोजेक्ट का नाम भी वाटर बॉडी और एग्जैक्टली भी वाटर बॉडी है। अगर आप वहाँ जाके देखें, नोबडी कैन स्विम देयर, मतलब आई कैन गारंटी यू, मतलब आप में से कोई भी आदमी जाके या इतनी हिम्मत करेगी कि वो वहाँ स्विम करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कभी ड्राई पड़ी हुई है क्योंकि अभी तो उसको पानी पीछे से है ही नहीं, हम तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी अपनी बंदिश है कि हम ग्राउंड वाटर नहीं। अब वेट करते हैं कि जैसे पानी बरसात आएगी या गर्मियाँ आएंगी तो जो पानी जो मेन नाले में, लेह नाले में बहता है, वहाँ से जो सरप्लस पानी आएगा उसके लिए वो इनटेक बनाया हुआ, जब आएगा वो भरेगा तो उसका इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे। तो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता था कि हम तो वाटर बॉडीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और वो वाटर बॉडीज़ जो है हमारे घर के अंदर भी हो सकती है। मैं तो हर एक को कहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ। कई शहरों में तो घर के ऊपर बनाते हैं लोग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और स्विमिंग पूल में फ़र्क होता है, तो इसलिए ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता था। और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी आप में से विजिट करना चाहता है खुद भी विजिट कर लें उसको, कि देख लें, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, उससे जब आप ऐसा कुछ करते तो ऐसा लगता है लोगों को कि कहीं हमारा पैसा कोई जाया तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऐशो आराम में तो नहीं लग रहा है, ऐसा मतलब फीलिंग लोगों को आती है, लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए मैं ये हर एक को, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि दीवार गिरा के दीवार बनानी, भाई ये कौन सा, इसका क्या लॉजिक है। मैंने उस अफसर को भी डांटा, कहता सर ये तो पिछले साल ही अप्रूव हुआ था। वो भाई मैंने कहा अप्रूव हुआ था, तूने जाके देखना तो था कि वो दीवार गिरा के दोबारा बनाने का क्या लॉजिक है। हाँ, दीवार गिरा के आप कुछ नया बना रहे हो वो तो समझ में आता है जनाब, अब ये दीवार को छोड़ो, हमने यहाँ कुछ नई चीज़ बनानी, भाई उसी दीवार को गिरा के सेम दीवार दोबारा खड़ा कर रहे हो। तो हमारा कोशिश ये होती है कि कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो और लोगों के दिल में ये फीलिंग में ना जाए कि कहीं हमारा कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा हमारी कॉस्ट के ऊपर, ये जो पैसा हमारे लिए आया था वो कोई अपने आराम के लिए या ऐश के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये क्लैरिफाई करना, मैंने इसलिए आपको भी बोला कि मुझे लगा, दिल में मुझे फील हुआ कि ऐसा नहीं है, ये वाटर बॉडी है और इरिगेशन के काम आ रही है, कोई उसमें स्विम नहीं कर सकता। फिर मैंने यहाँ पूछा, मैंने कहा लद्दाख के अंदर क्या कोई स्विमिंग पूल है? मुझे लोग कहते हैं नहीं है, 7-8 हैं। मैंने कहा मैंने तो नहीं आज तक देखा। कहते नहीं 3 ओपन है 3 क्लोज्ड है। तो मैंने कहा वहाँ क्या क्या फैसिलिटी होती है? ऑफकोर्स जब स्विमिंग पूल में जाते हैं वहाँ एक चेंजिंग रूम होता है, वहाँ कवर्ड होता है, हीटिंग का सिस्टम होता है, डिसइंफेक्शन का सिस्टम होता है, उसकी ड्रेनेज का सिस्टम होता है। इट इज़ अ साइंटिफिक वाटर टैंक। ऐसा तो नहीं होता ना उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये तो ओपन सिंपल डग किया हुआ, उसके ऊपर कवर किया हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। दूसरा एक इशू और भी था जो मैंने अब फिर मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि भाई कोई टेबलेट जो है वो लिए गए और उसमें जो है वो मतलब वो जो टेबलेट लिए गए तरीका ठीक नहीं था या उससे किसी को फ़ायदा हुआ या कुछ भी जो भी है, तो उसमें मैं आपको ये भी दूंगा, ये जो इसका जो मैंने कहा कि ये
प्रॉपर तरीके से टेंडरिंग करके, टेक्निकल एवेल्युएशन करके, पूरे नॉर्म्स को फॉलो करके जो है ये प्रोक्योरमेंट हुआ है। और जिसने भी ये सप्लाई किए हुए हैं उनके नाम हैं, कैसे कैसे ये हुआ है। 2023 में अगर कोई चीज़ खरीदी गई थी पहले, अगले साल सिर्फ इतना चेंज किया उन्होंने कि उसमें उन्होंने रैम बढ़ा दिया सिर्फ। मतलब पहले, क्योंकि रैम आपको पता है कि कोई भी चीज़ की जो एफिशिएंसी है वो उसके रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, हम रैम कहते हैं। रैम बड़ा है तो इसका मतलब इक्विपमेंट फास्ट है, रैम छोटा है तो इक्विपमेंट स्लो काम करता है। तो फिर जब उस वक्त मिलता ही होगा दो MB वाला या 2 GB वाला रैम, तो पहली प्रोक्योरमेंट 2 GB रैम की हुई, बाकी सारी कंडीशन सेम रही, प्राइस भी सेम रहा। और फिर अगले साल उसको कहा कि भाई 3 GB का रैम होना चाहिए क्योंकि फास्टर होगा, प्राइस सेम रही। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल ये नोट है, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ अगर आप भी जाएं, कि ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन गारंटी यू, मैं आपको भी ये जिम्मेवारी डालता हूँ। हमें खुद दुख होता है जब हमें लगता है, जैसे मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दिए, कि भाई पैसा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लोगों के लिए है, इसका एक एक पेनी जो है वो लोगों के लिए जाना चाहिए। मतलब ये हमारे ऊपर तो ये जिम्मेवारी है कि भाई ये पैसा आया है, अब ये ठीक तरीके से लगना चाहिए। तो ऐसा जो कभी कभी लोगों को होता है ना कि आगाही नहीं होती या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, तो किसी ने कान में सुना दिया कि ये ऐसा है वैसा है, तो हो सकता है उसका भी कोई रीज़न हो। मगर मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ऐसा कोई स्विमिंग पूल नहीं है। वो जो एक प्रॉपर तरीके से वाटर बॉडी बनाई हुई है, उस पर कितना खर्चा हुआ वो यहाँ पे है। ये योंटोन का भी मैं आपको पूरा दूंगा, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, होता क्या है, देखिए ये खबरें अखबार में जाती हैं, आपको ऐसा एक जनरल इंप्रेशन उस पूरे इलाके के लिए ख़राब हो जाता है। मतलब क्योंकि आदमी को ऐसा लगता है कि अगर ये योंटोन तो एक चीज़ है, अब पता नहीं और कितना कुछ लिया होगा इन लोगों ने। तो वो एक अच्छी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमको क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो ये फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट और गुड और बैड, बट मैंने आपको ये कहा कि दिस इज हाउ इट इज, एंड यू हैव एवरी राइट, एवरी सिटीजन ऑफ लेह, कारगिल, एनी सिटीजन ऑफ लद्दाख, वेदर ही इज हियर, वेदर ही इज आउटसाइड द लद्दाख, वेदर ही इज आउटसाइड द कंट्री, हैज एवरी राइट टू आस्क अस about how the expenditure is being made. We are answerable to you for each penny spent by us. तो ये, और हम भी क्या खर्च करते हैं, ये क्या खर्च करते हैं, हम तो प्लान अप्रूव करते हैं। खर्च करने वाले तो मोस्टली हमारे अफसर तो मोस्टली यही के हैं ना, मतलब उनको तो सारा पता है कौन सी गली है, कौन सा इलाका है, कौन सा है। अब हम भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर किसी ऑफिसर ने ये कह दिया जनाब ये दीवार गिर रही है, अब हिलने वाली है, साथ में लोग जाएंगे तो गिर पड़ेगी उसके ऊपर, नेचुरली हम भी यकीन करते हैं कि शायद गिर रही होगी, तो इसने दोबारा DPR बना दी उसकी। तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा तो ये इंटेंशन हमेशा से रहती है कि एवरी पेनी मस्ट बी स्पेंट वेल। तो ये मैंने क्लैरिफाई किया आपके आगे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, मेरे पास पावर के बारे में हमारे सेक्रेटरी पावर हैं, जो टूरिज्म के भी सेक्रेटरी हैं, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के भी सेक्रेटरी हैं, और हमारे माइकल साहब हैं जो कि R&D देख रहे हैं, PHE देख रहे हैं, हाईवेज देख रहे हैं। तो इनसे भी अगर आप, क्योंकि मैंने इसलिए 2 को रखा कि ये मेजर डेवलपमेंट से लिंक्ड है, तो अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सर, जिस तरह से अभी आपने जो राष्ट्रीय की बात किया यहाँ पर, एक तो ये जानना चाहेंगे सर, लद्दाख की पब्लिक में काफ़ी कंफ्यूजन की राजनिवास यहीं परमानेंट बनेगा, और दूसरे सवाल है पहले ऑलरेडी जो ओल्ड राजनिवास में काफ़ी खर्चा करके वहाँ बनाया, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन है फिर कल को कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, तो इस पर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजनिवास जो होते हैं या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जो होते हैं ना, वो जनरली सेफ जगह पे होते हैं। ये तो लद्दाख एक पीसफुल जगह है, तो यहाँ तो चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ आप कहीं भी गली में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। पर जनरली DM, SSP एंड द जो गवर्नर होते हैं, या वो एक सेफ जगह पे रहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, तो उस वक्त डिप्लॉयमेंट उसको बचाने के लिए नहीं हो, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस हमारी वहाँ जाए। वो सेफ जगह पे ऑलरेडी है, मेरे को दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई बंदा जाएगा नहीं, जा नहीं सकता। इसलिए वी हैव टू सिक्योर द एनवायरनमेंट। जो हम कर्जों में रहते थे ना, आपको याद है 2019 में सडनली आपको कहा बन गया, UT बन गया, गवर्नर तो इमीडिएटली आना है। अब उस वक्त वो वहाँ का डाक बंगलो था, आपको सबको मालूम है। तो वो जो HLG साहब थे, उनके पास दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्लेस बिकॉज DM के घर के साथ। लेकिन आपको सबको मालूम होगा, जब मैं भी जाता था, आप भी जाते थे, कितना बाजार से तंग होके घूम फिर के, फिर वहाँ होटल वाले इतने तंग होते थे। वो सारा एरिया जो है कमर्शियल एरिया है, वो कहते थे कि आपकी सिक्योरिटी के कारण हमारा परेशानी हो रही है। तो वो बेसिकली हमारे कमर्शियल जो वहाँ लोग थे, या उनका भी हमारे बिजनेस के लिए भी ख़राब था, और हमारी सिक्योरिटी के एंगल के हिसाब से भी वो हमारे जो Z+ या जो भी हमारी कैटेगरी थी हमारे HLG साहब की, वो उससे मैच नहीं करती है। यू आर पुटिंग हिम इन डेंजर।
तो इसलिए वहाँ से शिफ्ट करा। जहाँ तक आप कह रहे हो खर्चा हुआ, वहाँ पे खर्चा हुआ उस कॉम्प्लेक्स, उस HLG के घर पे नहीं खर्च हुआ। वहाँ पे क्या बनाया हमने, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि 4 मंजिला बना, जिसके ऊपर कम से कम 30 करोड़ के करीब, 20 करोड़ प्लस समथिंग, वो मैं मानता हूँ उस पर खर्चा हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स, वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, आज भी वो यूज हो रहा है। तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स जहां बनाना है वो तो नेचुरली, ये हम कोई भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो 20 करोड़ का भी हो सकता है, 30 करोड़ का भी हो सकता है, बट दैट इज ओनली फॉर द ऑफिस पर्पसेस। उसी में उनका ऑफिस भी था, तो वो लेविश ऑफिस था, आप भी गए होंगे वहां कितनी बार, कितना लेविश ऑफिस था। वो छोड़ के आदमी एक छोटे से कमरे में, आज भी गए होंगे उनके ऑफिस में, उन्होंने कहा मेरा कंफर्ट छोड़ दो। ये तो ठीक है, वो बड़ा ऑफिस था, शानदार था, पूरा फ्लोर था, मेरे ऑफिसर्स के बैठने की जगह बड़ी शानदार थी, सब कुछ था, मगर ये सेफ जगह नहीं है। ये लोगों को कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो लोग मेरे को संभालेंगे कि शहर को संभालेंगे, तो इससे सिक्योरिटी जो है वो कंसिडरेशन होती है। ये जगह जो है आइसोलेटेड है, यहाँ अगर 2 बंदे भी बाहर खड़े हो जाएंगे तो प्रोटेक्टेड है, और आगे पीछे आर्मी है, वर्मी है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब से देखते हैं। हमें सिक्योरिटी वालों से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, इनपुट लेनी पड़ती है, ये सूटेबल है या नहीं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या यही परमानेंट होगा, देखो ये तो फ्यूचर बताएगा कि कौन। देखो मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, हम चाहते हैं कि हमारा सेक्टर यहाँ रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को आसान है आना। रणवीर सिंहपुरा तो बहुत दूर हो जाएगा, और यहाँ तो मेट्रो भी नहीं चलती है। फिर कौन अच्छा, फिर ये तो हो गए लेह वालों की बात, फिर खलसी वाला, फिर करगिल वाला, फिर द्रास वाला, फिर वो मिलने आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो लेह में तो कंफर्टेबल फील करेगा, मगर कहाँ जाएगा वो? तो वो भी एक हमारे पास रहा कि हम क्यों दूर और क्यों जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे जो लगता है ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे जहाँ पे हम एक अलग से राजनिवास बनाएंगे, अलग से ऑफिसर्स के घर बनाएंगे, मगर आज की डेट में ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज की डेट में हमने अपने ऑफिसर्स के लिए अलग से क्वार्टर बना लिए, हम रेडी हैं। हमारा सेक्टर बैक साइड पे 2 फ्लोर हमारे 2 ये कॉम्प्लेक्स रेडी है, ये भी 3-4 महीने में इनॉग्रेट हो जाएगा। तो हमें आज की डेट में हम सफिशिएंट है। हमारे पास 7-8 तो सारे ऑफिसर हैं, 12 हमारी सारी 12 स्ट्रेंथ है, 14 स्ट्रेंथ है, जिसमें से कि SDM मिला के सेक्रेटरी के अंदर तो सिर्फ 8 आदमी है। तो 8 आदमी को कितना स्ट्रक्चर चाहिए, और एक HLG साहब हैं, तो इतना हमें कोई बड़े कॉम्प्लेक्स या कैंपसेस की जरूरत वैसे है भी नहीं। मगर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या कोई क्या करेगा, क्या कर सकते हैं, क्या उस वक्त एलोकेशन फंड की होगी, क्या किसी का, वो मैं नहीं कहता, मगर अभी तक जो मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज सफिशिएंट। जो हमारा राजनिवास है, आज भी जाएंगे आप, वो ठीक है, मतलब इसे जो कहते हैं ना कि मॉडेस्ट है, एक HLG साहब के लिए मॉडेस्ट सा एकोमोडेशन है।